अरे ये थंबनेल नहीं, ये मैं हूं और एक लास्ट बार आप लोगों के सामने आ रहा हूं क्लास 10th में वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके जो कि आप लोगों के लिए जरूरी है, चाहे वो हो साइन कन्वेंशन, चाहे वो मैग्निफिकेशन हो, या वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या हो फिर आई डिफेक्ट। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक सिंगल वीडियो में फटाफट करना है और एग्जाम से पहले ये वो क्लास है, ये वो वीडियो है जो कि आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनमें आपको दिक्कतें होती हैं उन सबको ये कवर कर देगा, चाहे वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो, या हो वो आपका साइन कन्वेंशन, या हो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या हो डिफेक्ट ऑफ विजन। सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस एक वीडियो में। तो फटाफट देखो और इस वीडियो को देखने के लिए स्पीड कर लो 1.5x क्योंकि टाइम कम है और कंटेंट है ज्यादा। तो फटाफट चलो देखो और शुरू करते हैं आगे अपने पहले टॉपिक के साथ जो कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो शुरुआत करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। चाहे वो मिरर के न्यूमेरिकल हो या फिर लेंस के न्यूमेरिकल्स हो, हर बार साइन कन्वेंशन बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। कितनी भी बार समझ ले फिर भी इसमें समस्या आती है कि आखिर कैसे हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ का साइन लेना है सो दैट हमारे न्यूमेरिकल क्लियरली सही हो। तो आज मैं आपको साइन कन्वेंशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों ने मैथ्स में अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा तो वही चीज हमें यहां फॉलो करनी होती है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है एक एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, तो ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे हम एक्स एक्सिस मानते हैं, और एक होती है वर्टिकल लाइन, राइट, जो कि वाई एक्सिस होती है। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी, अब हम लेते हैं एक वर्टिकल लाइन जो कि कुछ ऐसी रहती है। अब देखो, ये जो साइन कन्वेंशन है सेम यही का यही रूल हम फॉलो करेंगे दोनों ही केसेस में, यानी मिरर के केस में भी और हम फॉलो करेंगे लेंस के केस में भी। अब देखो, जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी एक्स और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो होता है हमारा ओरिजिन या फिर स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और अगर हम बात करें मिरर की, तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है मिरर के केस में हमारा पोल। मिरर के लिए स्टार्टिंग पॉइंट होता है पोल। अच्छा, अगर मिरर के लिए पोल होता है तो जो लेंस है उसके लिए क्या होता है, जरा कमेंट करके बताना। तो भाई लेंस के लिए जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, राइट, फॉर लेंस। अब देखो, आपको पता है कि ये जो ओरिजिन होता है इसके अगर राइट साइड में मैं चलता हूं तो यहां पर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी ये हमारा प्लस का एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। और हमारा अगर लेफ्ट साइड हम जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, किसके लेफ्ट साइड जा रहे हैं, इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो इधर होता है हमारा माइनस का एक्स एक्सिस। अगर स्टार्टिंग पॉइंट यानी ओरिजिन से ऊपर जा रहे हैं तो हमारी वाई एक्सिस होती है, और अगर हम नीचे जा रहे हैं तो ये होती है माइनस वाई एक्सिस, राइट। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, बस हमको यही फॉलो करना है। आप अगर मिरर के केस में ले रहे हैं तो पोल को स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे, अगर आप लेंस के लिए निकाल रहे हैं तो आप ऑप्टिकल सेंटर को स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे। अब बड़ा सिंपल सा रूल फॉलो करना होता है आपको, और वो रूल ये होता है कि अगर आप पोल या ऑप्टिकल सेंटर के राइट में कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस जो है हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। राइट साइड यानी मिरर के राइट या फिर पोल के राइट साइड में जो भी डिस्टेंस होगी वो होगी ऑलवेज पॉजिटिव। उस डिस्टेंस को आप हमेशा पॉजिटिव लेने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें कि इस पोल या ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी, ऑलवेज नेगेटिव। ओके, अब इसके अलावा ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो हमारा एक्स एक्सिस, इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, इसको हम ट्रीट करते हैं एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो डिस्टेंस होती है पॉजिटिव, एंड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो डिस्टेंस होती है हमारी नेगेटिव। अब कैसे होती है ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अभी एक एक करके बताने वाला हूं। अब देखो, यहां पर आपको ये साइन कन्वेंशन फॉलो करना होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। अब इसमें कुछ रूल होते हैं, जैसे आपको पता है कि चाहे वो आपका मिरर हो या फिर वो लेंस हो, ऑब्जेक्ट कहां होगा, हमेशा इन फ्रंट ऑफ लेंस या मिरर रखा होगा, जो कि लेफ्ट साइड में होता है। जो कि लेफ्ट साइड में होता है, इसका मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इन केस ऑफ बोथ लेंस एंड मिरर, वो क्या होगा, वो हमेशा नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम यू से, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा दोनों ही केसेस में। दोनों केसेस मतलब आपके लेंस एंड मिरर के, ऑलवेज नेगेटिव। फिर साइन कन्वेंशन का यूज करके हम किसकी हम फाइंड करते हैं साइन, तो हम फाइंड करते हैं किसका, इमेज डिस्टेंस का, क्योंकि हमें फोकल लेंथ के बारे में पता है कि फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव होगा, किसका नेगेटिव होगा। तो देखो, फोकल लेंथ जो है हमारा वो पॉजिटिव भी होता है एंड नेगेटिव भी होता है।
अब फोकल लेंथ अगर हमारा पॉजिटिव है तो हमको पता है वो क्या है, और अगर नेगेटिव है तो हमें पता है वो क्या है। अगर फोकल लेंथ आपका नेगेटिव है और अगर फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव है तो आप बोल देंगे सीधे सीधे भाई अगर पॉजिटिव है तो मिरर में कौन सा मिरर होगा, अगर मिरर है तो वो होगा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर वो लेंस है तो कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस। यानी कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होता है, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है मतलब हमारा जो मिरर है वो है कॉनकेव मिरर। और अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस में भी क्या होगा, कॉनकेव। तो जहां भी आपको कॉनकेव दिख रहा है आप उसको कह देंगे फोकल लेंथ नेगेटिव है। यानी फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है इसका साइन तो हमें प्री डिसाइडेड होता है, पहले से ही हमें पता होता है। फिर बचता क्या है, इमेज डिस्टेंस, और उस इमेज डिस्टेंस का साइन हम फाइंड करते हैं इस साइन कन्वेंशन की हेल्प से। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। और अगर इमेज आपका पोल या ऑप्टिकल सेंटर के राइट में बन रहा है तो पॉजिटिव होगा, अगर पोल ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में बन रहा है तो नेगेटिव होगा। दैट्स इट, ये आपको फॉलो करना होता है। तो ये है आपका साइन कन्वेंशन। अब रही बात कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नीचे ले रहा है इसमें क्या बात होगी, तो देखो अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की तो ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा रखते हैं लेफ्ट साइड में और कहां रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। यानी ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है HO जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, HO ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। बट अगर हम बात करें इमेज की तो देखो इमेज आपकी अगर इन्वर्टेड है तो इमेज कैसी होगी, अगर आपकी रियल इमेज है तो वो रियल इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। और आपकी इमेज होती है इरेक्ट, एक होती है आपकी इरेक्ट और एक होती है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज होगी मतलब आपका जो इमेज है वो कहां बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। अगर इन्वर्टेड इमेज है तो जो आपका हाइट ऑफ इमेज है वो होगा नेगेटिव, और अगर आपकी इमेज इरेक्ट बन रही है तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो होगा पॉजिटिव। तो ये साइन कन्वेंशन होता है जो कि हमें फॉलो करना होता है। अगर आपने ये पूरा फॉलो कर लिया तो साइन कन्वेंशन से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क, यानी आपको इसी वीडियो के कमेंट में बताना है। होमवर्क ये है कि आप मुझे बताएंगे जो पावर ऑफ लेंस होता है इसकी SI यूनिट क्या होती है, पावर ऑफ लेंस की SI यूनिट क्या होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, जो अभी हमने पढ़ा उसी का रिवीजन करवा रहा हूं मैं। आप मुझे बताएं कि कॉनकेव जो मिरर होता है इसका फोकल लेंथ क्या होगा, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, एंड जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है इसका पावर क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। कॉनकेव लेंस का जो पावर है वो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका जो फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर का वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ये कमेंट करके बताइए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम दूसरी चीजें डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है बल्कि बच्चों के लिए एक टेंशन का माहौल है, क्योंकि जब भी लाइट चैप्टर आता है और उसमें टॉपिक आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इससे रिलेटेड सवाल तो बच्चे हो जाते हैं परेशान। बट अब आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि अगले 5 मिनट में इस टॉपिक की हम धज्जियां उड़ाने वाले हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर होता क्या है, सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम म्यू या फिर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C/V। यहां पर C होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और V होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब सरल शब्दों में अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो ये एक ऐसा नंबर है, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये एक नंबर है और ये हमें बताता है कि जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट कितना बेंड होगी। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल्स अस द अमाउंट ऑफ बेंडिंग, अमाउंट ऑफ बेंडिंग। भाई आपको पता है कि अलग अलग टाइप के मीडियम होते हैं, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, और वो मीडियम क्या रिलेटिव होते हैं या एब्सोल्यूट होते हैं, ये एक बार मुझे जरूर बताना कमेंट में। तो जब भी लाइट रे जैसे एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है या फिर ग्लास से वाटर में ट्रेवल कर रही है तो मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट की स्पीड चेंज होती है, जिसकी वजह से वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है। अब कितना बेंडिंग देखने को हमें मिलेगा, वो अमाउंट ऑफ बेंडिंग हमें पता चलता है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ बातें जो हमें जाननी जरूरी है। सबसे पहले कि ये हमें बताता है अमाउंट ऑफ बेंडिंग, कितना बेंडिंग होगा लाइट का। दूसरा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि फॉर्मूला जो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो होता है म्यू बराबर C/V। ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट है, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट है, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा और इसलिए एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगा और इसके पास सिर्फ होगा एक न्यूमेरिकल वैल्यू।
और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूले में देखें तो म्यू बराबर सी अपॉन वी, यहां पर सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और आपको पता है लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा अगर कहीं पर होती है तो वो वैक्यूम में ही होती है, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी लाइट की स्पीड इससे कम ही होगी अगर वो किसी भी मीडियम में एंटर कर रही है तो, क्योंकि ये लाइट की मैक्सिमम स्पीड होती है जो कि वैक्यूम में होती है। अब अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो जो आपका न्यूमरेटर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, यानी फॉर एनी मीडियम जो आपका C का वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा? V। फॉर एनी मीडियम C इज ग्रेटर देन V। फॉर एनी मीडियम C इज ग्रेटर देन V। और अगर ऐसा हो रहा है तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी जो हमारा म्यू है, दैट्स वाई जो हमारा म्यू है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। तो ये सवाल पूछा जाता है कि वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो आप कहेंगे कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से हमेशा बड़ा होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहा जाता है, जिसे हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। स्नेल्स लॉ सिंपल सा एक लॉ है कि जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से बेंड हो जाती है। जैसे यहां पर लाइट रे आ रही है और जब ये लाइट रे यहां पर आएगी तो अपने पाथ से बेंड हो जाएगी, और इसका मैं आपको पाथ दिखाता हूं तो ये बेंड कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये देखो, ये हमारा फर्स्ट मीडियम है जिसको हम एयर मानते हैं, और ये हमारा सेकंड मीडियम है जिसको हम ग्लास मान रहे हैं। अब इस फर्स्ट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको अगर हम मान रहे हैं μ1 और सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 मान रहे हैं, यहां पर जो एंगल है वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का, और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा एंगल R। तो हम इन सारे डेटा से आई आर μ1 μ2 से हम एक लॉ बनाते हैं जो कि होता है μ1 sin I, यानी फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी μ1 sin I बराबर μ2 sin R। जब हम इसको रीअरेंज कर देंगे तो sin I अपॉन sin I R बराबर होता है μ2 अपॉन μ1। और किसी भी दो मीडियम के लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी द रेशियो ऑफ sin I अपॉन sin R इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, और यही होता है हमारा स्नेल्स लॉ। तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगेन एक बार मैं समराइज कर देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक वो नंबर होता है जो कि हमें बताता है कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो लाइट रे अपने पाथ से कितना बेंड होगी, अमाउंट ऑफ बेंडिंग कितना होगा, अमाउंट ऑफ बेंडिंग कितना होगा। ठीक है, क्लास 10th का लाइट चैप्टर हो और मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन ना आए बोर्ड में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं वो मैग्निफिकेशन के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो मिरर का मैग्निफिकेशन हो चाहे वो लेंस का, जरूर पूछा जाता है। बट मैग्निफिकेशन होता क्या है वो आज हम करने वाले हैं कवर फटाफट 5 मिनट में। तो मैग्निफिकेशन की बात करूं तो मैग्निफिकेशन सबसे पहली बात तो यह बताता है कि जो हमारा इमेज बन रहा है, चाहे वो मिरर से बन रहा है चाहे वो लेंस से, वो इमेज ऑब्जेक्ट की तुलना में कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा है, यानी इमेज का साइज बता रहा है ऑब्जेक्ट की तुलना में। अब मैग्निफिकेशन जो है हम दो चीजों के लिए निकालते हैं, हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन फॉर मिरर और हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन फॉर लेंस, और दोनों के लिए ही फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशन की फॉर मिरर, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। यहां पर v है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल क्योंकि मिरर है, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, hi है हाइट ऑफ इमेज एंड ho है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर यही फॉर्मूला हम लिखते हैं लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का तो बस एक छोटा सा चेंज आता है, बाकी सब सेम रहता है। और वो जो छोटा सा चेंज है वो ये होता है कि जो यहां पर माइनस साइन है वो माइनस साइन हट जाता है और फॉर्मूला बन जाता है m इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। वहां पर भी जो u है वो इमेज डिस्टेंस है, u है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, h आई है हाइट ऑफ इमेज और h o है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा लेंस का मैग्निफिकेशन होता है। अब देखो जो मैग्निफिकेशन है इसकी हम 3 वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या होती है 3 वैल्यू फॉर मिरर? तो सबसे पहले हम मिरर और लेंस दोनों में ही आप सेम लगा सकते हैं, मिरर और लेंस दोनों में ही सेम लगा सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन की अगर मैं वैल्यू बताऊं तो क्या हो सकती है? एक वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन की एक वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन की एक वैल्यू हो सकती है नेगेटिव।
मैग्निफिकेशन या तो पॉजिटिव हो सकता है या हो सकता है नेगेटिव, या फिर अगर हम बात करें तो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो हो सकती है +1, 1 या फिर ग्रेटर देन 1, सॉरी इक्वल टू 1 या फिर ग्रेटर देन 1। यानी मैग्निफिकेशन जो है हमारा 1 हो सकता है, मैग्निफिकेशन जो है हमारा वो हो सकता है ग्रेटर देन 1, या फिर मैग्निफिकेशन जो है वो हो सकता है लेस देन 1। यानी ये वैल्यूज पॉसिबल है मैग्निफिकेशन की। अब देखो, अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये आपके इमेज के नेचर के बारे में बताता है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मतलब जो आपकी इमेज है वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये रूल आपने याद कर लिए। मैग्निफिकेशन के साइन से हम बता सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म हो रही है उस इमेज का नेचर क्या होगा। अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड। इसके अलावा हम बात करें अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो जो साइज होगा किसका, इमेज का, वो कितना होगा, ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। यानी इमेज जो है वो सेम साइज का बनेगा। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है मतलब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, और अगर ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है तो उसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइड या फिर इनलार्ज्ड इमेज। जो इमेज बन रही है हमारी वो इनलार्ज्ड है या फिर उसे ही हम मैग्नीफाइड कहते हैं। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है मतलब जो हमारा इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है और उसे हम बोलते हैं डिमिनिश्ड, उसे हम बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज। तो ये आपके मैग्निफिकेशन पॉसिबल होते हैं और यही आपको रूल्स याद रखने हैं। कैसे मैग्निफिकेशन रीड करना है वो आप ये देख के याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा मैग्निफिकेशन का खेल। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के लिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस के लिए, हाउ टू रीड मैग्निफिकेशन। अब एक सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में, और सवाल वो ये है, आपको अभी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। सवाल ये है कि आपको बताना है अगर मैग्निफिकेशन +1 है, अगर मैग्निफिकेशन +1 है तो आपको बताना है सबसे पहली बात ये ऑप्टिकल डिवाइस कौन सा है, ये ऑप्टिकल डिवाइस कौन सा है, एंड आपको बताना है इसका नेचर बताना है इमेज का, एंड बताना है आपको इसका साइज। ये चीजें आपको बतानी है। तो इस वीडियो में इतना ही मैग्निफिकेशन। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा टॉपिक है जिसको कितनी भी बार पढ़ लिया जाए कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह ही जाता है, बट आज हम इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को लास्ट बार पढ़ने वाले हैं, आखिरी बार, क्योंकि इसके बाद आपको इस टॉपिक को पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस हेडिंग को ही देखूं तो यहां पर मुझे बहुत सारी बातें क्लियर हो रही हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट का प्रोड्यूस होना। कहीं पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, बट वो कैसे होता है ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, बड़ा सिंपल सा है। आपको एक कंडक्टर दिख रहा है, कंडक्टिंग वायर है येलो कलर का, और उसके अराउंड हमने एक बैटरी कनेक्ट किया हुआ है। इस वायर का ये जो कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस R है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये बैटरी लगाने की वजह से वो करंट फ्लो हो रहा है I, और इस कंडक्टर में जो हम करंट फ्लो करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं फॉर टाइम T। अब देखो, सिंपल सी बात है कि भाई जब हम यहां पर इसको एनर्जी देंगे, बैटरी देंगे, तो इसमें जो करंट्स हैं वो ज्यादा तेजी से मूव करेगा, करंट ज्यादा तेजी से मूव करेगा। करंट का मतलब है ज्यादा चार्जेस आपके मूव करेंगे। अब जब हम एनर्जी दे रहे हैं तो जो हमारे चार्जेस हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि आप यहां पर उन पर एक पुश लगा रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? उन इलेक्ट्रॉन पर एक पुश है, एक धक्का है, जिसकी वजह से और तेजी से मूव करेंगे। जब तेजी से मूव करेंगे तो उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स के जाके कोलाइड कर रहे हैं, यानी जो आपका नंबर ऑफ कोलिजन है, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जा रहा है। अब भाई कोई भी चीज मूव करते हुए जा रही है, किसी चीज से टकराती है तो टकराने की वजह से उसका स्पीड कम हो जाता है, यानी नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने की वजह से उसका स्पीड कम हो गया, और स्पीड कम हुआ मतलब काइनेटिक एनर्जी में क्या आया? लॉस आया। काइनेटिक एनर्जी में लॉस आया। बट हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस आया है, ये जो लॉस है वो तो डिस्ट्रॉय होगा ही नहीं, यानी वो किसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये जो लॉस आ रहा है एनर्जी में, यही लॉस कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में, यही लॉस कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में, और इसी वजह से जो हमारा कंडक्टर है वो गर्म होने लगता है।
तो सिंपल सा कहना था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आप बताएंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है कमेंट बताइएगा। तो उन साइंटिस्ट ने ऐसा बोला कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर करंट फ्लो होने की वजह से गर्म हो जाता है और इसी घटना को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब आपने सेम एक और स्टेटमेंट ऐसा ही सुना होगा कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है और इस घटना को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किस व्यक्ति ने दिया है उनका नाम भी लिख दीजिएगा और ईयर भी लिखिएगा। तो सर सिंपल सी बात है, ये जो हीट जनरेट हो रही है, ये हीट कितनी जनरेट होगी इसके बारे में हमें जानकारी थी कि भाई इसमें जो हीट जनरेट होगी दैट हीट विल बी H, और इसके लिए रूल आया कि जो हीट जनरेट होगी इस कंडक्टर में, वो जो हीट है इस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। पहला रिलेशन। दूसरा चीज ये बताया गया हमको कि जो हीट जनरेट हो रही है वो उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। तीसरी चीज हमें यह बताई गई कि वो जो हीट जनरेट हो रहा है वो उस कंडक्टर में जितने समय के लिए करंट फ्लो होगा उस समय यानी उस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब आपके पास अगर 3 इक्वेशन है तो आप क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को मिला देंगे। तो जब हम तीनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, इक्वेशन 4। अब देखो, हम सभी लोगों को ये प्रोपोर्शनल साइन नहीं समझ में आता, प्रोपोर्शनल साइन हमको नहीं चाहिए, हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं। अब दोस्त जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो इक्वल टू आता है और एक आता है कांस्टेंट। तो ये आ गया इक्वल टू और साथ में आ गया एक कांस्टेंट, बाकी का सेम वैसा का वैसा ही रहा, I स्क्वायर RT, ये बन गया इक्वेशन 5। यहां पर जो हमारा K है इसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K क्या है, K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 1 है। यानी जो साइंटिस्ट हुआ करते थे उस समय के, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके इस K की वैल्यू 1 बताई, K की वैल्यू 1 बताई बाय एक्सपेरिमेंट। तो जो हमारा इक्वेशन 5 है वो क्या बन जाएगा, ये देखो, जो हमारा इक्वेशन 5 है वो हमारा चेंज हो जाएगा और इक्वेशन 5 विल बिकम H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। यानी किसी कंडक्टर में जब I करंट फ्लो होगा उसका रेजिस्टेंस R होगा और वो करंट T टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, तो उस कंडक्टर में जो हीट जनरेट होगी वो होगी H बराबर I स्क्वायर RT। दिस इज योर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको कुछ चीजें बतानी है। सबसे पहले आपको 2 नाम बताने हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर वर्क करते हैं। 2 आपको ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के नाम बताने हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर वर्क करते हैं। फिर आपको बताना है कि इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कौन सा लॉ ऑफ हीटिंग भी कहा जाता है, कौन सा लॉ ऑफ हीटिंग भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यह है कि आप मुझे यह बताएंगे कि भाई अगर मेरे पास कॉपर एंड नाइक्रोम वायर है, अगर मेरे पास कॉपर एंड नाइक्रोम वायर है तो मैं इनमें से किसका यूज करूंगा इलेक्ट्रिक हीटर में जो कॉइल होती है उसको बनाने के लिए। जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसकी कॉइल बनाने के लिए मैं कॉपर और नाइक्रोम में से किस वायर का यूज करूंगा। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सारा चैप्टर समझ में आ गया, बट जब बारी आती है फोर्स की डायरेक्शन निकालने की तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाना है या हमें लगाना है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह क्लैरिटी मैं दे देता हूं। कुल मिला के हमको 2 डायरेक्शन फाइंड करनी होती है। एक डायरेक्शन हमें फाइंड करनी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ओके, मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरी जो डायरेक्शन हमें फाइंड करनी होती है वो फाइंड करनी होती है मैग्नेटिक फोर्स की। शायद इसलिए कंफ्यूजन हो रहा होता है आपको क्योंकि दोनों जगह सिमिलर चीजें दिखाई देती हैं, मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो दोस्त, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट रूल है जिसे हम कहते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। और जो हमारा ये है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है, इसको फाइंड करने के लिए जो हमारा रूल होता है वो होता है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर, इसको बड़े ध्यान से फोकस कर लो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, दोनों में फर्क है। अब हम बात कर रहे हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की। तो ये क्या कहता है, हमें अपने लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर यानी ये वाली फिंगर
मिडिल फिंगर एंड थंब को कुछ ऐसे स्ट्रेच करना है कि वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अब आपको अपने इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखना है, तो जो आपका थंब होगा वो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा। जो बातें मैंने बोली वही एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा इंडेक्स फिंगर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, जो हमारी मिडिल फिंगर है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताती है। तो उस कंडीशन में जो हमारा थंब होगा वो उस करंट कैरिंग कंडक्टर को, जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उस पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। और ये हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का पर्पस क्या होता है, तो ये बताता है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब आप लोगों को क्या बताना है, आप लोगों को मुझे यह बताना है कि जो हमारा राइट हैंड थंब रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल होता है, इस राइट हैंड थंब रूल में जो हमारा थंब है, ये थंब किसकी डायरेक्शन बताता है, ये थंब किसकी डायरेक्शन बताता है राइट हैंड थंब रूल में। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस वायर में करंट अपवर्ड फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये फटाफट कमेंट करके बता दो, फिर आपसे मिलेंगे एक ऐसे टॉपिक में जो कि आप लोगों को जानना है और जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है हमारा डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 5 डिफेक्ट्स होते हैं। 5 डिफेक्ट। आप कहेंगे सर हमने तो सिर्फ 3 ही डिफेक्ट पढ़े हैं, नहीं होते 5 है। चलिए एक करके बताता हूं। सबसे पहला जो डिफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया का एक और नाम होता है और वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सारे नाम मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत आपका भी रिवीजन होना चाहिए। मायोपिया का एक और नाम होता है। मायोपिया में होता क्या है, किस वजह से होता है, तो ये होता है ड्यू टू द क्या, रीजन क्या है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। जो आपका इमेज है, इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना के आगे ही इमेज बन जाती है। अच्छा, मायोपिया में क्या प्रॉब्लम होती है ये बताना है, और मायोपिया का एक और नाम क्या होता है वो आप बताएंगे। और मायोपिया में ऑब्जेक्ट पास की चीजें देख पाता है या दूर की चीजें देख पाता है, ये दोनों आप कमेंट करके बताएंगे। तो मायोपिया तब होता है जब आपका जो आई बॉल है वो इलोंगेट हो जाता है और इसकी वजह से इमेज कहां बन जाता है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन जाता है। और इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है कि जो इमेज रेटिना से पहले बनी है उस इमेज को धक्का देके रेटिना पर पहुंचाना है। यानी हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो कि वो लाइट को डाइवर्ज करे और उसको कहां तक पहुंचा दे, रेटिना पर। यानी इसको ठीक करने के लिए हमें चाहिए होता है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस चाहिए होता है। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है ये आपको पता है, ये आप कमेंट करके बता देंगे। दूसरे टाइप की जो बीमारी होती है उसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। अब ये जो हाइपरमेट्रोपिया होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है ये आप कमेंट करके बता देंगे। अगर मैं बात करूं हाइपरमेट्रोपिया में तो होता क्या है कि जो हमारा इमेज है वो कहां बन रहा है, वो बन रहा है बिहाइंड द रेटिना बन रहा है। और हमें पता है कि अगर इमेज रेटिना पर बनेगा तभी हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि रेटिना पर होते हैं 2 टाइप के फोटोरिसेप्टर सेल्स। और वो 2 टाइप के फोटोरिसेप्टर सेल्स कौन से होते हैं वो अगेन आप कमेंट में बता देंगे। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, अब इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इमेज हमारी कहां बनी है, रेटिना के पीछे बनी है, हमें उस इमेज को पकड़ के रेटिना पर लेकर आना है। यानी हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो कि लाइट रेज को क्या करे, दूर जाने से पहले ही उनको कन्वर्ज कर दे। यानी हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है बाय यूजिंग अ कन्वर्जिंग लेंस। अब ये कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, इसका नाम क्या होता है, अगेन फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। देखो मैं सिर्फ यहां पर आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, आपसे रिवीजन भी करवा रहा हूं। और कैसे, आपसे क्वेश्चन पूछ के। जैसे मायोपिया का दूसरा नाम क्या होता है आप बताएंगे। मायोपिया में इंसान को कहां की चीजें दिखती हैं, पास की या दूर की, वो बताएंगे। फिर डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, 3 क्वेश्चन मायोपिया से रिलेटेड फटाफट कमेंट करके बता दो। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या होता है ये बता दीजिए। हाइपरमेट्रोपिया में इंसान को पास की चीजें दिखाई देती हैं, दूर की, ये बता दीजिए। फिर जो हाइपरमेट्रोपिया इसको ठीक करने के लिए कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है ये बता दूं। तो ये तुम्हारा रिवीजन हो गया और तुमने ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ भी लिए। हम बात करें तीसरा, तो तीसरा डिफेक्ट ऑफ विजन जो होता है वो होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में होता क्या है कि इंसान जो है वो ना तो पास की चीजें क्लियरली देख पाता है ना ही दूर की चीजें क्लियरली देख पाता है ना। यहां पर मल्टीपल फोकस बनने लगते हैं और ये होता है किसकी वजह से,
एजिंग की वजह से, है ना, ओल्ड एज, एजिंग की वजह से, यानी जब उम्र बढ़ती है इंसान की तो जो सिलेरी मसल्स हैं हमारी वो वीक हो जाती हैं और फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से। इस वजह से जो व्यक्ति है वो पास और दूर की चीजें नहीं देख पाता है। और इसको ठीक करने के लिए जिस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है प्रेसबायोपिया को, उसको हम कहते हैं बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस से प्रेसबायोपिया को ठीक कर दिया जाता है। एक और बीमारी होती है जिसको बोलते हैं कैटारैक्ट। कैटारैक्ट, कैटारैक्ट में क्या होता है कि जो हमारा कॉर्निया होता है वो कॉर्निया मिल्की हो जाता है, कॉर्निया मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो ब्लर बनती है और प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है। अब अगर हम बात करें कैटारैक्ट को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो क्या कोई लेंस है जिससे कैटारैक्ट को ठीक किया जा सकता है? तो आंसर इज नो। कोई भी लेंस का इस्तेमाल करके हम कैटारैक्ट को ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर कैटारैक्ट को ठीक करना है तो इसके लिए करनी पड़ती है सर्जरी। सर्जरी से ही यह ठीक होता है कैटारैक्ट, और कोई इसका इलाज नहीं है। फिर एक आता है पांचवी बीमारी जिसको एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेशन भी कहा जाता है, एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। और ये क्यों होता है? तो ड्यू टू एक्सीडेंट या बर्न, जब इंसान का जन्म होता है यानी बर्थ के टाइम पर ही उसकी जो आंखें होती हैं, जो कॉर्निया होती है, वो प्रॉपर शेप में नहीं होती हैं, वो डिसलोकेट होती है। हम कहें उसका शेप जो है थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है, जिसकी वजह से इंसान को प्रॉपरली चीजें नहीं दिखाई देती हैं। एस्टिग्मेटिज्म बोला जाता है और उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। सिलिंड्रिकल लेंस की हेल्प से हम एस्टिग्मेटिज्म को ठीक कर देते हैं। तो कुल मिला के 5 टाइप के आपके आई डिफेक्ट होते हैं: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, कैटरेक्ट एंड एस्टिग्मेटिज्म। और कैसे इनको ठीक किया जाता है ये आपको पता है, और आपको मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है हर एक बीमारी से रिलेटेड, उस सबका आंसर आप कर दीजिए। एंड आप मुझे बताइए कि आपको किस टॉपिक पर जानना है वीडियो। मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.